इंजीनियर, रैपर, मेयर और प्रधानमंत्री। मिलिए बालेन शाह से। युवा प्रधानमंत्रियों की सूची में सबसे पहला नाम विलियम पिट द यंगर का है, जो 1783 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर हम आधुनिक युग और दक्षिण एशिया की बात करें तो बेनजीर भुट्टो 35 साल की उम्र में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी और राजीव गांधी 40 साल की उम्र में अपनी माता की हत्या के बाद 1984 में प्रधानमंत्री बने। और अब दक्षिण एशिया में ही नेपाल में हम एक 35 साल के एक और युवा को प्रधानमंत्री पद पे देखने जा रहे हैं, बालेन शाह। उनकी पार्टी 110 सीट पे जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसमें आगे चल रही है या जीत चुकी है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नेपाल से डॉक्टर प्रमोद जायसवाल, जो कि डायरेक्टर हैं नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट के। स्वागत है आपका। अभी काउंटिंग का क्या स्टेटस है? अभी काउंटिंग डायरेक्ट में चल रही है एफटीटीपी पे और 113 सीट्स में लीडिंग है आरएसपी और प्रोपोर्शनेट में भी काफ़ी अच्छा रुझान आई है। वो अभी काउंटिंग थोड़ा स्पीड लेना बाकी है प्रोपोर्शनेट में, मगर ये दिखाया जा रहा है कि सिंपल मेजोरिटी तो ऑलमोस्ट श्योर हो गया है, क्योंकि 138 सीट्स चाहिए और 113 में वो लीड कर रहे हैं। प्रोपोर्शनेट में भी 50% से ज़्यादा वोट लाने का चांसेस है, जिसमें से वो 50 to 60 सीट्स ला सकते हैं। तो ओवरऑल ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है वो 2/3 मेजोरिटी की तरफ कहीं सरकार पहुंच जाए। जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बालेन शाह जो हैं वो भारत में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है कर्नाटक में। उसके बाद वो काठमांडू के मेयर रहे हैं इंडिपेंडेंट, जो कि उन्होंने इस पद से अभी जनवरी में ही इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ज्वाइन किया और उनके पीएम पद के कैंडिडेट रहे। बालेन शाह के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? एक उनकी और पहचान है मधेसी होने की, ये भी एक ऐतिहासिक बात है। जी बिल्कुल, बालेन शाह एक मधेसी है। वो मोहतरी से आते हैं, जहाँ पे मेरा कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ पे मैं हूँ अभी। यहाँ से 5-10 मिनट का ही रास्ता है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े हैं और वो काठमांडू में मेयर की तरह काम कर चुके हैं और वो एक रैपर भी रह चुके हैं। काफ़ी सेलिब्रेटेड फिगर है नेपाल में और युवा का यूथ आइकन है अभी। जी लगता है कि नेपाल उनकी धुन पे मोहित हो गया है, रैपर रहे हैं। जी बिल्कुल, मगर उनका मोहित होना उनका म्यूजिक ना होके उनका एजेंडा है, क्योंकि जेनजी मूवमेंट में एक यूथ का जो बहुत बड़ा डिमांड था करप्शन फ्री गवर्नेंस का, ये सब था, जो काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड थे नेपाल में। करप्शन जो थी और लैक ऑफ गवर्नेंस और पुरानी पार्टियाँ जिस तरह से काम कर रही थी, वो काफ़ी लोग यूथ फ्रस्ट्रेटेड थे। तो ये बालेन एक उनके लिए होप की तरह इमर्ज हुए हैं, ना कि एज अ रैपर। उनका म्यूजिक पसंद करने वाले काफ़ी लोग हैं, मगर उनको जो वोट किए हैं बहुत सारे ऐसे होंगे जो उनका गीत कभी शायद सुने नहीं होंगे, मगर फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी युवा, काफ़ी लोगों नेपाल भर से जो उनके साथ है अभी। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है करीब 4 साल का है काठमांडू के मेयर के तौर पर। कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही थी स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर, काफ़ी कड़ाई से उन्होंने निपटा था और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उनकी तारीफ भी होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप उन्हें कैसे आंकेंगे? देखिए, उनको एज ए स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा जाता है। जैसे वो अपना थोड़ा कोई पॉलिसी है तो उनको इम्प्लीमेंट करना ही है, हर को मानना है, उस तरह से तो उनका थोड़ा तानाशाही रूप से कहने का बहुत सारे आरोप लगा कि वो अपने बात रखते हैं और उन लोगों को नहीं सुनते हैं, उस टाइप का था। मगर साथ साथ ये था कि उनको जो दूसरा चीज़ जो आपने बोला, सॉलिड मैनेजमेंट का एक हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट का हो गया, दूसरा चीज़ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज का काफ़ी उस सराहनीय काम किए हैं। काठमांडू अगर आप आए होंगे पहले बालेन के कार्यकाल से पहले और बाद में, आप देखेंगे कि काफ़ी सफाई हुई है शहर का। तो बहुत सारे व्यवस्थापन की काठमांडू में उन्होंने एम्बुलेंसेस दिए नेपाल के डिफरेंट नगर पालिका को। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए डिफरेंट स्कूल्स में जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे काम किए उन्होंने जिसमें
उनको काफी पॉपुलर बनाया। साथ साथ उन्होंने सबसे पहले लोगों का मन को छुआ, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पे नेपाली जनता पॉलिटिकल पार्टी से नाखुश है, उनके काम करने का तरीका से, मैसिव करप्शन जो हो रहा है उससे, उसको उन्होंने टाइम टाइम पे उस चीज को लोगों के साथ साथ उन्होंने ही टोका उस चीज को, और उससे ज्यादा लोग उसने कनेक्ट हुए, क्योंकि मेयर तो सिर्फ काठमांडू के थे मगर देश से कनेक्ट होने का वही माध्यम था। वो मीडिया से कभी इंटरेक्ट नहीं करते थे मगर सोशल मीडिया पे उनका काफी फॉलोअर था, और जो पॉलिटिकल ट्वीट करते थे उसमें काफी सपोर्ट मिलता था उनको। तो वो एक बहुत अच्छा मीडियम था उनके लिए सोशल मीडिया, जिससे वो इंटरेक्ट करते थे और लोगों को मन को छू जाते थे। जी, मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि नेपाल की 275 सदस्यों की संसद है, जिसमें 165 सीटों के लिए सीधे चुनाव होते हैं, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट, और उसके अलावा 110 सीट जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हर पार्टी को दी जाती हैं। जितने मत उनको मिले होते हैं उस आधार पर उनको वो सीटें अलॉट होती हैं। ये कब तक नतीजे जो है नोटिफाई हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा? निर्वाचन आयोग क्या कह रहा है? उन्होंने 24 घंटा बोला था, मगर कब से वो स्टार्ट शायद नहीं हुआ है। आज से अगर मान सकते हैं तो 12-15 घंटा हुआ है, तो 24 घंटे में काफी नतीजा आएंगे, मगर मुझे लगता है पूरा कंप्लीट होना अभी से 24 घंटा और लग सकता है। मतलब कल इस टाइम तक काफी क्लैरिटी आएगी डायरेक्ट वोटिंग का। बहुत सारे जगह पे अभी भी बैलेट नहीं पहुंचा है, क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है, हेलीकॉप्टर चलाना पड़ता है, तो बहुत सारे जगह पे अभी भी सारे बैलेट नहीं लाया गया है। उससे कारण से भी काउंटिंग रुकी पड़ी है, तो थोड़ा सा ढीला सुस्ती है अभी। दूसरी चीज ये भी है कि प्रोपोर्शनेट का किस तरह से अभी हो रहा है वो अभी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उस पर उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है कब काउंट हो रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंटरवल ज़्यादा गैप होता है, तो हो सकता है काउंट करके एक ही बार अनाउंस करे सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो मुझे लगता है पूरे टोटल रिजल्ट आने में लग जाएगा मंडे तक, मगर आपको कल सैटरडे शाम तक, संडे तक पूरा क्लैरिटी आ जाएगी सरकार किस मतलब सिंपल मेजोरिटी आती है या 2/3 मेजोरिटी, वो मोटा मोटी क्लियर आ जाएगी। बालन शाह खुद जो है केपी शर्मा ओली के खिलाफ झापा 5 से इलेक्शन लड़ रहे थे। जो लास्ट मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें उनकी जो बढ़त है वो 13,000 से ज्यादा हो चुकी थी वहां पर। अभी क्या स्थिति है? अभी वो ऐसा ही है, एग्जैक्ट नंबर मुझे देखना पड़ेगा, मगर वो काफी मार्जिन है, जो 10 सिर्फ 13,000 का है, जो केपी ओली नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि वो अब क्लैरिटी आ गई। पूरे नेशन वाइड एक ट्रेंड है कि आरएसपी को ज्यादा वोट मिला है नेशन वाइड, तो कहीं भी अगर आरएसपी मार्जिन है 2-3 हजार का, तो उसका मतलब वो जीत गया, क्योंकि ओवरऑल हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आरएसपी के ज्यादा वोट हुआ। कहीं ऐसा होता था पहले कि नहीं, सर्टेन पॉकेट्स में कोई कैंडिडेट स्ट्रांग होते थे, दूसरे में कोई उनको कैचअप कर लेते थे। वो सिचुएशन आज कहीं भी नहीं है। अगर 200-300 वोट का हो तो वो होपफुल होता है, मगर 2-3 हजार वोट का अगर गैप हो गया तो मान लीजिए वो जीत गया। तो अभी ऐसा है कि वो बालन जीत गए हैं, उनका काफी बधाई लोग करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे नेता काउंटिंग खत्म होने से ही अपना हार मान चुके हैं, तो सिचुएशन आरएसपी के फेवर में है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मतलब सब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रमोद जी, जो काम जेनजी ने सितंबर लास्ट ईयर में शुरू किया था, आपको लगता है वो पूरा हो गया है? जो पुरानी पीढ़ी के नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे या कामकाज सही तरीके से नहीं करने के आरोप थे, वो आपको लगता है कि इस चुनाव में वो साफ हो गए हैं या कुछ बचे हैं? मुझे लगता है उसको दो तीन कड़ी में देखनी चाहिए। एक हो गया है शायद, जैसे एक पहला था कि नहीं, पुराने नेता को हटाना है क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं अपने सत्ता के लिए, उनको अब छोड़ देनी चाहिए, यूथ को अलाउ करनी चाहिए, वो चीज हो गया है। दूसरा है उसको अब अकाउंटेबिलिटी, जैसे जो भी करप्शन चार्जेस है उनपे उसको थोड़ा लीगली उस पर एक्शन लिया जाए, वो चीज भी हो सकता है। अब कितना आगे बढ़ेंगे। तीसरा है गवर्नेंस का बात, जैसे वो डिलीवरी भी चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो यूथ के लिए, तो वो चीज अभी सब बाकी है। मगर मैं ये कह सकता हूँ 30% काम अभी कंप्लीट हो गया, 30% 60% अब आने वाले गवर्नमेंट को करना होगा। बालन शाह की कोई प्रतिक्रिया आई है नतीजों को लेकर? नहीं, अभी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब वोटिंग कंप्लीट हुआ तो उन्होंने सिर्फ सुशीला कार्की जो अभी के प्राइम मिनिस्टर, उनको सिर्फ थैंक यू कहा कि उन्होंने इलेक्शन करवाया।
और उसके बाद बाकी उसमें ज्यादातर प्रतिक्रिया अभी पॉलिटिकल लीडर्स आरएसपी से ज्यादा नहीं आ रही, अभी सब बधाई ही दे रहे हैं। लगता है वो नतीजे जो है ऑफिशियली नोटिफाई होने के बाद प्रेस से बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है जब तक वो पूरा क्लियरिटी नहीं आएगी वो उन पे बात करना नहीं चाहेंगे। बालन शाह के फेवर में क्या चीजें उन्होंने वर्क किया, क्या उनकी छवि किस तरीके से पैन नेपाल की पहाड़ में भी तराई में भी सब जगह पर जो जो नेपाल जो है उनकी धुन पे मोहित हो गया, क्या क्या वजह रही? एक तो इमेज, जैसे आपने बोला, वो रैपर था, काफी यूथ में पॉपुलर था, 35 इयर्स का रैपर, और वो गीत भी थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप का गीत, तो उससे उनका कनेक्ट बना। दूसरा चीज, उसी पे स्टेप करके उन्होंने मेयर काठमांडू का मेयर बने, जो उनका फिर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट किया, और वो दो चार चीज अच्छे से काम किए जिससे उनका इमेज बना, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हो गया, या हेरिटेज का प्रिजर्वेशन हो गया, सर्टेन चीज जो जैसे एम्बुलेंस, सर्टेन गवर्नेंस का बात है, वो उससे उनको पॉलिटिकली एक स्थापित किया एज ए लीडर के रूप में। तीसरा क्या हुआ कि मूवमेंट था, उससे पहले वो कनेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ, और लोगों का फ्रस्ट्रेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे कोई बड़ा चीज हुआ जो सरकार उनको काम नहीं करने दे रही, एक्चुअली उनका एक फ्रस्ट्रेशन ये भी था, जब वो मेयर थे तो केपी शर्मा ओली, उनके पार्टी, बाकी लोग उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे काम करने, तो वो चीज लोग उनके सिंपैथाइज कर रहे थे कि इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो कनेक्ट कर रहे थे हर चीज को पीपल के साथ, उनसे उनको एक लेवरेज मिली नेशन वाइड। फिर जिन मूवमेंट हुआ तो उसमें स्पेस मिला उनको, जैसे वो सारे सपोर्ट किए प्रोटेस्ट को, उस पे वो कनेक्ट कर रहे थे, हर चीज को रिएक्ट कर रहे थे। यहाँ तक ऑफर आया था कि उनको एक पीएम के रूप में लाया जाए, सुशीला कार्की पहले उनका नाम आया था, मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बाद में आया तो क्या हो रहा था कि उनका जो सारे जो मूवमेंट हुआ, एक्टिविटी जो लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे थे, एक पीएम का पोस्ट जो ऑलमोस्ट उनको मिल गया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनसे उनका हाइट और बढ़ा। फिर उन्होंने आरएसपी ज्वाइन किया एज एक पार्टी जो एग्जिस्टिंग थी, क्योंकि नए पार्टी क्रिएट करना छोटे टाइम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर उन्होंने नेशन वाइड कैंपेन किया, केपी ओली अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, मगर इन्होंने नेशन वाइड कैंपेन किया पार्टी के लिए, तो उससे उनका कॉन्फिडेंट और ओवरऑल जो आप देख रहे हैं अभी माहौल पूरा देश में, वो खुद नहीं जीते हैं, बहुत सारे लोगों को जिताए हैं, तो उनसे उनका एक फिगर, नेशनल फिगर के रूप में उभर चुके हैं अभी। जैसा अंदेशा जताया जाता कि शायद आरएसपी की सीट्स जो है थोड़ी सी कम रह जाए बहुमत से, लेकिन लगता है कि वो बादल अब छट गए हैं। नहीं, ये इम्पॉसिबल है कि उनको मेजोरिटी से कम हो, क्योंकि 138 चाहिए और 113 तो अभी डायरेक्ट से है। 110 में उनको 50% ऑलमोस्ट मिलेगा, मान लीजिए 30% ही मिला तभी वो मेजोरिटी बना रहे हैं, तो सिंपल मेजोरिटी उनको मिल गया है। 2/3 मेजोरिटी मिले या न मिले ये क्वेश्चनेबल है, मगर हो सकता है अगर 2/3 भी आ जाए, अगर 2/3 आ गया तो उनके पास सारे राइट्स होंगे, और उनके पास कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं रहेंगे, चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म का कोई भी, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी होने के बाद आप इवन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट धारा को चेंज कर सकते हैं, तो उनके पास उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मांग नहीं सकती जनता से। जी, तो कब तक ये शपथ ग्रहण समारोह, कब के लिए कुछ बात हुई, आपने कुछ सुना है कि कब नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा? मुझे लगता है ये अभी टाइम लगेगी, क्योंकि मंडे से पहले तो चुनाव का वर्डिक्ट भी नहीं आ रहा है फॉर्मली, ऑफिशियली अभी तो काउंटिंग हो रहा है, सब डिस्प्ले हो रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन सबको सर्टिफिकेट देंगे, फिर उनको ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, उसमें मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 वीक टाइम है इनके पास, जो सारे हैंडओवर हो जाएंगे, फिर बाकी चीज होगा। इन द मीन टाइम ये लोग भी इंटरनल अपना प्रिपरेशन करेंगे, कौन पीएम होगा, कौन मिनिस्टर होगा, कैसे कैसे करेंगे, वो सारे चीज होगा। तो मान लीजिए एकदम जल्दी हुआ तो मुझे लगता है फ्राइडे होगा, बहुत जल्दी हुआ तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, हमसे जुड़ने के लिए। आप हमें लगातार हमारे दर्शकों को बता रहे हैं नेपाल की स्थिति के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि जब कल तक स्थिति और साफ हो जाएगी हम एक दफा आपसे फिर से बात करेंगे। जी, धन्यवाद।